हाय मित्रों, द स्टडी आइस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त सनोप देवासी। आज से आपके सामने पीटी 2022 को ध्यान में रखते हुए मैं स्टैटिक क्यूज शुरू करने जा रहा हूँ, जो आप ज़रूर देखें, साथ में अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि मित्रों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगी। मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसमें से आर्ट एंड कल्चर के भी होंगे, इतिहास से संबंधित होंगे, साथ में राजव्यवस्था से भी होंगे, और बाकी जो जो पोर्शन है अपने पीटी में महत्वपूर्ण है उनके सभी के होंगे। स्टैटिक है ये। और साथ में मित्रों, मैं दूसरी सीरीज, ये आपको पता होगा, करंट से संबंधित होती है, वो सीरीज में भी एक चला रहा हूँ, तो आप वो भी देखिए। वो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ये सीरीज मैं डेली लाऊंगा आपके सामने आगामी 3 महीने जो बचे हुए हमारे पास। उसमें ये रोजाना मैं अपलोड करूंगा। जो करंट से संबंधित हमारी सीरीज है उसमें मैं जैसे जैसे करंट के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, 5 क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद ही अपलोड करता हूँ। कभी उसमें डेली आ जाती है, कभी 1-2 दिन बाद में अपलोड करूंगा। आप जरूर देखिए, दोनों सीरीज बहुत ही आपके एग्जाम में फायदेमंद होगी। इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा मित्रों, भारत में सबसे पुरानी ज्ञात कला भीम की विश्रांतिका। आपको भीम की विश्रांतिका है, जिसे भीम महाभारत के पांडव राजकुमार के रूप में भी जाना जाता है, में पाया जाता है। ये जो भीम की विश्रांतिका है ना, ये कहाँ पे पाई गई आपको बताना है। तो मित्रों, इसका सही आंसर सी होगा। ये अपना आर्ट एंड कल्चर से संबंधित क्वेश्चन है। इसका भीमबेटका गुफा में होगा। इसमें आप देख सकते हैं, जो भीमबेटका मध्य भारतीय पठार के दक्षिण किनारे पर विज्ञान पर्वत के तलहटी में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। ये भीमबेटका के बारे में बताया गया है। भीमबेटका, जिसकी भारत में सबसे पुरानी ज्ञात कला है, जो ज्ञात कला इसके बारे में बताया गया है, भीम की विश्रांतिका। भीम महाभारत के पांडव राजकुमार के रूप में भी जाना जाता है, इसका ये संक्षेप है। तो इस दृष्टि से हमारा ये कथन सी सत्य हो गया। ये जो पुरातात्विक ज्ञात कला है, ये अपने भीमबेटका से प्राप्त हुई। मित्रों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है मित्रों, दूसरा ये कह रहा है, जोरवे संस्कृति। आपको जोरवे संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित जो कथन दिए गए उसमें से सही कथन आपको बताना। मित्रों, सही कथन का ध्यान रखना। पहला कथन ये कह रहा है, ये मित्रों आपको बता दो, जोरवे संस्कृति जो हड़प्पाकालीन संस्कृति थी, उसके बाद में जो संस्कृतियों का विकास हुआ था उत्तर हड़प्पाकालीन, उस समय की संस्कृति है, उस संबंध में आपको बताना। ये कह रहा है, जोरवे संस्कृति लगभग 1400-700 ईसा पूर्व की है और वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है। आपको बताना ये कथन सत्य है या। तो 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के मध्य की है और महाराष्ट्र में है। ये कथन सत्य है या असत्य। जोरवे संस्कृति मुख्यतः शहरी थी। आपको बताना यह शहरी थी या ग्रामीण। तो मित्रों, आपको बता देता हूँ, इसका कालक्रम आपको पता होगा। ये हड़प्पा सभ्यता के बाद की संस्कृति है, उसके बाद में विकसित हुई, और ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये भी कथन हमारा सत्य है। इस दृष्टिकोण से देखें तो हमारा पहला कथन सत्य हो गया। बट मित्रों, आपको बता देता हूँ, इसमें कुछ स्थान शहरी संस्कृति से संबंधित थे, बट संपूर्ण होलो तरीके से देखें तो ये ग्रामीण संस्कृति थी। ये मुख्यतः शहरी कह रहा। इस दृष्टिकोण से हमारा दो कथन है वो असत्य हो गया। तो इसका एक ही सत्य होगा। पहला ऑप्शन आपको सत्य ही पूछा है, तो इसका कथन केवल एक सत्य होगा। अब हम इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने डिटेल दे रखी है, आपको बता देता हूँ। सबसे व्यापक खुदाई पश्चिम महाराष्ट्र में हुई थी, ये बता रहा है। जो खुदाई की गई उसके बारे में, जो पश्चिम महाराष्ट्र था वहाँ पे खुदाई की, वहाँ पे ये स्थल मिले होते हैं। कई ताम्रपाषाण स्थल जैसे अहमदनगर, जो ये अपने महाराष्ट्र में है, जिले में जोरवे, नेवासा, दाइमाबाद, पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव और इनाम गांव, ये जो स्थल थे ना ताम्रपाषाण, उसके बारे में बता रहा है। और प्रकाश और नासिक की भी खुदाई की। जो अहमदनगर और पुणे और नासिक के आसपास ये सभी स्थल मिले थे हमको। ये सभी जोरवे संस्कृति से संबंधित है। जो
स्थल है, नासिक के आसपास के ये, और पुणे के आसपास के ये, और अहमदनगर के आसपास के ये सभी जोरवे संस्कृति है उससे संबंधित है। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हुआ था, क्योंकि जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र का कह रहा तो महाराष्ट्र में है, और सन भी सेम बता रहा, अहमदनगर जिले की बात कर रहा है। और मित्रों ये ध्यान रखना, गोदावरी की सहायक नदी परवर नदी के बाएं किनारे पर है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। परवरा जो नदी है, कभी से परवर नदी भी कहते हैं और परवरा नदी भी कहते हैं। हिस्ट्री में लिखआउट में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा है, बट आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और जोरो संस्कृति मालवा संस्कृति से भी अधिक विकसित थी, ये भी ध्यान रखना, पॉइंट बन सकता है आपका। मैंने जो भी इम्पोर्टेंट थे आपके डाल दिए। लेकिन दक्षिण की नवपाषाण संस्कृति की तत्वों को भी साझा करती है। इसमें जो दक्षिण में नवपाषाण संस्कृति के लक्षण है वो भी साझा होते हैं। आपको पता होगा जो उत्तर की नवपाषाण और दक्षिण में नवपाषाण का टाइम पीरियड में फर्क है, आपको ध्यान रखना। और आगे ये सन दे रखा से हम आगे बता दिया, ये कोंकण तट इस क्षेत्र को जोड़कर आधुनिक महाराष्ट्र में फैली है। और जो संस्कृति ग्रामीण थी, देखो ये कह रहा है, और साथ में ये भी कह रहा है कुछ बस्तियां जैसे दाइमाबाद, इनाम गांव लगभग शहरी स्तर पर पहुंच गए थे। ये कथन आ जाए कि पूर्णतः ग्रामीण थी तो मित्रों गलत हो जाता है, बट मुख्यतः ऑप्शन पूछा है तो मुख्यतम ग्रामीण थी। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन भी गलत हो गया था, क्योंकि शहरी का कह रहा था, और हमारा ए आंसर सही हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन मित्रों ये कह रहा है, भीमबेटका गुफाएं निम्न पूर्व पाषाण काल से मध्य पाषाण काल से ताम्र पाषाण काल तक मानव विकास की निरंतरता को दर्शाती है। जो भीमबेटका गुफाएं हैं इसमें निम्न पूर्व पाषाण, मध्य पूर्व पाषाण और ताम्र पाषाण के भी साक्ष्य मिले हुए हैं, और ये कह रहा है। और इनके संबंध में आपको जो कथन दे रखे हैं यहाँ पे, जो साक्ष्य मिले उनके बारे में दे रखा है, ये सही है या नहीं है। पहला कह रहा है, शिला आश्रयों के भीमबेटका समूह में बड़ी संख्या में संकलिपि शिलालेख मिले या मौजूद थे। आपको बताना है मित्रों ये कथन सत्य है या असत्य। क्या संकलिपि शिलालेख या भीमबेटका में मिले थे या नहीं मिले थे? आपको बता देता हूँ मित्रों, ये कथन असत्य है। ये जो संकलिपि शिलालेख थे ये भीमबेटका में नहीं मिले थे। ये भीमबेटका से सुदूर दक्षिण है क्षेत्र, वहाँ पे ये परंपरा थी संकलिपि वाली, ना कि भीमबेटका में। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन असत्य हो गया। तो दूसरा कथन ये कह रहा है, इसमें इन सभी अवधियों के औजारों उपकरणों के उपयोग के प्रमाण मौजूद है। ये कह रहा है जो निम्न पूर्व पाषाण है, मध्य पाषाण है और ताम्र पाषाण, इस टाइम के औजार और उपकरणों के बारे में जानकारी हमको यहाँ से मिलती है या नहीं मिलती है। तो मित्रों ये कथन सत्य है, यहाँ से इन सभी कालों के प्रमाण मिलते हैं औजार और उपकरणों के। इस दृष्टिकोण से हमारा दूसरा कथन सत्य हो गया। आपको सही कोटि पूछा है तो हमारा कथन आंसर बी हो जाएगा, केवल और केवल 2। और मित्रों इसके साथ आप देख लीजिए, गुफाओं में निम्न पूर्व पाषाण काल से मानव विकास की निरंतरता को मध्य पाषाण काल और छोटे आकार के पत्थर और औजार के अलावा स्क्रैप्स जैसे नए उपकरणों के साक्ष्य मिले। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन सत्य हो गया था। और जो ये संकलिपि थी, इसको सेल स्क्रिप्ट भी कहते हैं, ये सुदूर में थी, सुदूर दक्षिण क्षेत्र में, कह रहा सुदूर दक्षिण क्षेत्र में, और ये 34 से 8वीं शताब्दी ये इसके बाद की है, और ये दक्षिण भारत की। इस दृष्टिकोण से हमारा पहला कथन गलत हो गया था और दूसरा सत्य हो गया। इसका सही आंसर बी हो गया था। और अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन मित्रों ताम्र पाषाण काल के संबंध में है। इसकी विशेषताएं के बारे में आपको बताना है, कौन सी विशेषताएं थी। जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें सत्य बताना है। पहला ये कह रहा है, इस काल में चित्रित मर्दबाण का प्रचलन था। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। लोग लोहे का उपयोग करने लगे लेकिन तांबे और कांस्य की धातु के बारे में नहीं जानते थे।
मित्रों, आप अगर ये ऑप्शन सही ढंग से पढ़ोगे ना, तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो। ये इसी वजह से ताम्र के बारे में, तांबे के बारे में, कांस्य के बारे में जानते थे। इसी दृष्टिकोण से इसका ताम्रपाषाण काल नाम पड़ा। तो आप ये कथन निकाल देते हैं ना कि नहीं जानते, तो हमारा दूसरा गलत हो जाता। तो हम ऑप्शन बी और सी तो हमारा ऑटोमेटिक, डी तो दोनों कैंसिल हो गए। अब हम एलिमिनेशन मेथड से देखें तो हमारा 50-50 पे हम आ गए। या तो एक होगा या सी होगा मित्रों। तो एक तो हमारा सही हो गया क्योंकि चित्रित मर्तबान थी और दोनों में सेम मिल रहा है। अब हमको देखना है कि तकनीकी थी नहीं, तकनीकी के बारे में बात कर रहा है। धातु अयस्क को गालने की एक नई तकनीकी विकसित हुई। मित्रों, आपको बता देता हूँ, एक तकनीकी विकसित हुई थी क्योंकि ये जो कांसा बनाया जाता था, ये तांबे और टीन को मिला के बनाया जाता था। इस दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो तकनीकी विकसित विकसित हो गई थी इस टाइम, क्योंकि मिक्सर करने के लिए तकनीकी की आवश्यकता होती है। तो हमारा तीसरा कथन भी सत्य हो गया, और पहला कथन सत्य और तीसरा कथन सत्य। इस दृष्टिकोण से देखें तो हमारा कथन सी इसका आंसर हो गया, 1 और 3। इसके बारे में देख लेते हैं। ताम्र पाषाण युग, तांबा युग और नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है। ये नवपाषाण युग के बाद में शुरू होता है, और इसका ये जो काल है 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास, जो कांस्य युग का ही एक भाग माना जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। ये कह रहा देखो, चित्रित मर्दभांड पाए जाते थे। मनुष्य पत्थर के औजारों से तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा। पहले, इससे पहले तब पत्थर के औजारों का उपयोग करता था, फिर तांबे के औजारों का उपयोग करने लग गया। इसी दृष्टिकोण से इसको ताम्रपाषाण काल कहते थे। लोग लोहे का उपयोग करने लगे। इस काल में लोहे का उपयोग भी होने लगा, लेकिन तांबे और कांस्य की धातु के बारे में भी जानते थे। धातु अयस्क को गलाने के लिए एक नई तकनीकी भी इस टाइम विकसित हो गई। इस दृष्टि से हमारे ऊपर जो कथन हो गया वो सत्य हो गए, 1 और 3। और जो जानते थे इसमें नहीं जानते ये कह रखा है। इस दृष्टिकोण से हमारा दूसरा कथन गलत हो गया था। इसका सही आंसर सी हो गया। अब हम मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में मित्रों ध्यान रखना, देखो प्रश्न पढ़ते समय आपको सबसे पहले यहाँ ध्यान रखना। अगर आपके एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन भी ऐसे गलत हो गए ना, तो आप एक माइनस में चले जाओगे बहुत, अपने दोस्तों से काफ़ी पीछे चले जाओगे। मेरे दोस्त तो 4-5 से ही बनती है। इसमें हमारा कह रहा है, नवपाषाण काल के दौरान, जो नवपाषाण की बात कर रहे हैं, आपको पूछ रहा है कि नवपाषाण काल के दौरान पौधों की खेती, जानवरों को पालतू बनाने से गतिहीन जीवन पर आधारित ग्राम समुदाय का उदय हुआ। आपको बताना है ग्राम समुदाय का उदय हुआ या नहीं हुआ था नवपाषाण काल में। तो मित्रों, नवपाषाण की यही विशेषता थी कि पशुपालन भी हो गया था, जो कृषि पद्धति भी हो गई स्टार्ट। तो कृषि पद्धति स्टार्ट हो गई तो फिर लोग स्थायी रूप से रहने लग गए थे अपनी जमीन पर। तो इस दृष्टि से हमारा एक कथन सत्य है, बट आपको असत्य पूछा तो ये सही आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा कथन ये कह रहा है, नवपाषाण की बात कर रहा है, इसी में भी कपास और ऊन से बने कपड़ों का इस्तेमाल करते थे। आपको पता होगा इस टाइम खेती स्टार्ट हो गई थी, कपास भी बनने लग गया था। तो इस दृष्टि से कपास से कपड़े बनाने स्टार्ट हो गए थे। तो हमारा ये कथन सत्य हो गया। बट मित्रों, आपको गलत पूछा है, दोनों कथन सत्य है। इस दृष्टि से हम देखें तो हमारा डी ऑप्शन हो गया, ना तो 1 ना 2, गलत कोई नहीं है, ना तो 1 ना 2। मित्रों, इसी के साथ हमारी इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं आप। मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। नवपाषाण काल के दौरान पौधों की खेती, जानवरों को पालतू बनाने से गतिहीन जीवन पर आधारित ग्राम समुदाय का उदय हो गया था। गतिहीन मतलब लोग स्थायी रूप से रहने लग गए थे इस समय। और नवपाषाण युग के लोग कपास और ऊन से बने कपड़ों का इस्तेमाल करने लग गए थे। और मित्रों, एक ये भी ध्यान रखना, पूरे भारत में नवपाषाण अवधि
समान रूप से नहीं है, अलग अलग है। दक्षिण में अलग है, उत्तर में अलग है, ये ध्यान रखना आपको। तो मित्रों, इसी के साथ हमारी श्रृंखला समाप्त होती है। और आप इसका पीडीएफ में आपको मेरे टेलीग्राम, जो ये नाम लिख रखा है द स्टडी IAS विथ सनोप देवाशीष के नाम से है, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे रखा, वहाँ से आप जा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही में हमारी इस सीरीज समाप्त हो गई। और इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।